पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। संगठन में ऊपर से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता काफी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की यही मजबूती पार्टी को 2022 में जिताएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और कई तरह के पैकेज से लोगों की मदद भी की गई। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ग्रास रूट वर्कर है। बूथ से लेकर और स्टेट लेवल का मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। उसके लिए बेहतर रोड मैप बनाया गया है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः विजय दिलाए। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संघ ने जोशीमठ विकासखंड कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दफ्तरों पर ताले जड़ दिए। प्रधान संगठन का कहना है कि सीएससी को ग्राम पंचायतों से 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने के आदेश को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतें अपना काम करने में सक्षम हैं, इसीलिए सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र काम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए और सेवा समाप्ति के बाद 5,000 प्रतिमाह पेंशन भी दी जाए। प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में समस्त ब्लॉकों के प्रधान संगठन द्वारा धरना कार्यक्रम दिया जा रहा है। वो 1 जुलाई से हमारा 10 जुलाई तक चलेगा और प्रधानों की 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। पूर्व में ही प्रधानों द्वारा सरकार के पास ज्ञापन गया है, पूरा हमारा अल्टीमेटम गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण हमें मजबूरन 1 जुलाई से 10 जुलाई तक हमारा सुबह 10 से 5 बजे तक आंदोलन कार्य चलेगा और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रधान संगठन जोशीमठ द्वारा ब्लॉक कार्यालय को और पूरे विभागों को बंद किया गया और आज कार्य बहिष्कार कराया गया। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड कार्यालय में प्रधान संगठन चंबा के पदाधिकारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। प्रधान संगठन चंबा के अध्यक्ष सुधीर बहुगुणा के नेतृत्व में प्रधानों ने विकासखंड कार्यालय चंबा में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू किया। प्रधान संगठन का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान ने कोरोना कालखंड में बड़ी अच्छी अपनी मुस्तैदी से और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने ग्राम विकास के लिए अच्छा कार्य किया, जबकि सरकार की तरफ से अभी तक ग्राम प्रधान को कोई भी इस प्रकार का प्रोत्साहन या उनके उत्साहवर्धन के कोई कथन नहीं कहा गया। उल्टा ये बयानबाजी की गई कि हमने प्रधान को खाते में बहुत सारा धनराशि दी है। प्रदेश स्तर की जो हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं, इन मांगों के विचार दिन हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मंत्री जी को अवगत करा चुके हैं कि जो प्रधानों की आम समस्या है पिछले समय से चली आ रही है, वर्तमान समय में जो समस्या है उनके निराकरण के लिए हम 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन में एक सांकेतिक रूप से बैठे। हमने अभी 2 माह पूर्व ही अपनी 12 सूत्रीय मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और हमने कहा था कि 20 मई तक आप कुछ न कुछ जवाब हमारी इन समस्याओं को लेकर आप हमें कुछ समुचित उत्तर दीजिए, पर इस पर भी कोई जवाब ना आया, जिस कारण से प्रदेश प्रधान संगठन ने विचार किया कि 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक हम 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड पर हम करेंगे। बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्यों से 2 बार की वार्ता विफल होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत सदस्य गलत काम करवाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भ्रष्टाचार की खुद ही जांच चल रही है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वो गलत कार्य कर जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिला पंचायत कार्यालय को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरने पर रहेंगे। बांटा है। जहाँ तक इनका सवाल है नियम के विरुद्ध है तो ये जांच करा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है ये सब। तो गलत है, समितियों का कार्यकाल कहाँ खत्म हुआ है ये देख लीजिए, ये 2 वर्ष का है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पंचायती राज एक्ट 2016 का आप देख लीजिए, ये 2 साल के लिए है। इनका काम अगर जिले का विकास करना होता तो ये समस्या लेके आते। ये लोग मुझे अध्यक्ष मानते नहीं, कभी लोगों ने मेरे पास ये नहीं आया कि जिले की क्या समस्या है। केवल ये लोग आते हैं वो बैठक में हंगामा करने आते हैं। ये एक खाली खाना पूर्ति करी गई। आए कहा मामला सदन का है, सदन पे ही सुलझेगा। गतिरोध सदन से था
जिस सदन में गतिरोध होकर हमने विरोध करके जिलाधिकारी महोदय को लिखा, मुख्य विकास अधिकारी को लिखा, कमिश्नर साहब को लिखा, तो हम लोगों ने आज भी माननीय अध्यक्षा जी से यही बात कही कि मैडम आप जैसे पूर्व में जो लिखत हमारे आपने दिया हुआ है ये कागज में, वैसे ही आप हमको वो कर दीजिए, हम उसी पे मान लें। आपने उसका जो आपने खुद लिख के दिया हुआ है, आपके कर्मचारियों ने लिख के दिया है, उसको भी आपने न मानते हुए 57% बजट आपने अपने लिए रखा है, तो क्षेत्र में हम लोग करेंगे क्या? सिक्किम में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से काशीपुर के रहने वाले हिमांशु नेगी शहीद हो गए। 2 जुलाई को हिमांशु का 21वां जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। हिमांशु नेगी घर में अकेला कमाने वाले थे। हिमांशु का एक भाई दिव्यांग है और दूसरे का एक हाथ खराब है। छोटी बहन बीएससी में पढ़ रही है। हिमांशु के पिता हीरा सिंह नेगी ने बताया कि 27 मार्च 2019 को हिमांशु कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। हिमांशु के दादा जय सिंह भी फौज में सिपाही थे। वो भी 1980 में गंगटोक में शहीद हो गए थे। हिमांशु 2019 27 मार्च को भर्ती हो गया था कुमाऊं रेजिमेंट में, और 2 साल 3 महीने हो गए तो उसको ड्यूटी पे। नेक्स्ट टाइम में भी छुट्टी काट के गया है 45 दिन की। 2 तारीख को निकला था घर से। बाकी कल ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा कि हिमांशु शहीद हो गया, हम उसको बचा नहीं पाए। सीओ साहब का फ़ोन आया था। आज ये साथ देने वाला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाई या पिताजी हो। मेरे को तो ऐसे लगता है मेरे बाप से बड़ा है, बड़ा ही निकल गया, कुछ ख्वाब दिखा गया। भाई तो वैसे घर का सब कुछ, मतलब सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में हूँ, पापा का ध्यान रख सके, हम पापा को फ्री माइंड छोड़ सके, फैमिली को मतलब हमेशा खुश रखना चाहता था। पापा ने बचपन से ही, मतलब हमारी वजह से ही पापा गांव से यहाँ आ गए। वहाँ पर भी नहीं तो बहुत ज़मीन जायदाद थी, अपना रोज़गार था पापा का वहाँ पर, फिर भी पापा बिना नौकरी के यहाँ पे हमें लेके आ गए थे। बस यही था कि वो चाहता था कि मैं भी आर्मी में हो जाऊँ, बस हम दोनों भाई बहन फिर बाकी सब परिवार को और छोटे भाई बहनों को संभाल सके। और वो चाहता था कि हम जितने भी साथ के दोस्त हैं सब देश की सेवा में लगें। अपने मन से काम बहुत करता था। जब भी आता था हमको समझा के जाता था, कहता था कि अच्छे से फिजिकल तैयार करो, अपना देश सेवा करो, इससे ज़्यादा और क्या कहें। हमेशा समझाता था, आता था साथ में, खेलता कूदता था, कहता था जो आर्मी है बढ़िया है चीज़, और जो है देश सेवा के लिए सबसे बढ़िया है, मौका है, कभी मौका मिले छोड़ना नहीं। इसे हमें सबको तैयार करता था, ट्रेन करके जाता था, हर आता था। अभी छुट्टी गया है, 45 दिन की छुट्टी काट गए, बहुत अच्छे से समझा के गया था। कहता मैं जल्दी आऊँगा घर पे। फिर उसका बर्थडे आने वाला था 2 तारीख को, हमने अच्छे से तैयारी की थी। कह रहा था मेरे सामने केक काटना, वीडियो कॉलिंग, ऐसा मौका नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि वो इस घटना की निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के खिलाफ मजबूत कानून बनाएंगे। जबकि उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च 2018 को कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसमें किसी को भी झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए ठोस कानून बनाकर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई थी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारी सिख समुदाय से जुड़ी हुई बेटियों को गन पॉइंट के आधार पर धर्म का परिवर्तन कराया गया है, मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और मैं मांग भी करता हूँ, समाज से मांग करता हूँ कि समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी मुस्लिम भी समाज की बेटी है, बहन है, वो भी हमारी बेटी बहन के समान है। किसी को उनका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बाजपुर में लोग बिजली की कटौती से भी परेशान हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लोग भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर आक्रोश भी जताया है। वहीं काशीपुर की एसडीएम ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को कहा कि लोगों को निजात दिलाई जाए।
आपके द्वारा भी और बहुत ही जनप्रतिनिधि द्वारा भी मेरे संज्ञान में आया है कि बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए एक्सियन विद्युत है, उनसे मेरी वार्ता भी हो चुकी है, तत्काल इसका निराकरण किया जाएगा। तो गर्मी है, तो गर्मी में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, तो उसको लोड मैनेजमेंट के लिए उनके कारण उनको विद्युत विभाग को करना पड़ता है। दूसरी बात, अचानक से जब आपका बिजली का अचानक से डिमांड बढ़ता है तो उसमें फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी आपकी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। तो विद्युत विभाग है वो उसको ध्यान दे रहे हैं और जल्दी मेरे द्वारा भी उनके ऊपर उनको आदेशित कर दिया गया है कि तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए। बीएचईएल हरिद्वार के द्वारा अपने फैक्ट्री परिसर तथा उपनगरीय सीवेज के शोधन के लिए 7 MLD की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन एवं लोकार्पण बीएचईएल के निदेशक मानव संसाधन अनिल कपूर तथा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव SP सुबुद्धि और बीएचईएल हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक संजय गुलाटी की उपस्थिति में किया गया। 70 लाख लीटर जो सुएज जनरेट होता है, और आप लोग जानते हैं कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं पूरे राज्य में कि गंगा नदी में एक भी बूंद गंदा जल ना जाए। और उसके क्रम में BHEL का ये जो प्लांट बनाई गई है एक मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए क्योंकि आप इमेजिन करें कि अगर 70 लाख लीटर हमारा जल मल जल अगर बिना शोधन के गंगा नदी में जाता तो कितना दिक्कत होती। BHEL ने अभी उनके जो प्लांट है वहाँ पे भी 4 MLD मतलब 40 लाख लीटर जो ETP निकलता है, एफ्लुएंट निकलता है, उसको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में कन्वर्ट किया। मतलब उसमें एक भी बूंद पानी बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी के अंदर प्लांट के अंदर रिसाइकिल होगा। और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। और आप लोग ज़्यादा जानते हैं BHEL हमेशा से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, पर्यावरण की शुद्धि के लिए कार्य में हमेशा लगा रहा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करें। और जल, थल और वायु तीनों में हम हमेशा इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इस प्लांट के आने से सीधा होगी कि जो सीवेज से नुकसान होता था अर्थ का वो नहीं होगा, और जो इससे पानी बाद में निकलेगा वो बड़े अच्छे तरीके से हम पौधारोपण के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। गढ़वाल टेक ग्रुप मुक्तिबोध के द्वारा विभिन्न वर्षों की भांति इस बार भी कोरोना काल में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्था के द्वारा विभिन्न जिलों के गांवों को चिन्हित कर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाई सामग्री वितरित की जा रही है। इसकी शुरुआत जखोली ब्लॉक के ग्राम किरोड़ा में प्राथमिक विद्यालय किरोड़ा मल्ला और प्राथमिक विद्यालय किरोड़ा तल्ला के सभी छात्रों को पठन पाठन की सामग्री वितरित कर की गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित उछोली ने संस्था की ओर से इन विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई की सामग्री वितरित की। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य जगहों पर भी ये काम किया जाएगा।